एनसीएन टीवी की जानब से शमसन जावेद और सीनियर सहाफ़ी तमीना राना की जानब से खुश आमदीद। और नाज़रीन, जिस तरह के आज हमारा टॉपिक है अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और आईन पाकिस्तान, एक बड़ा अहम और बड़ा ही एहसास इशू है, जिसके लिए हमने काशिफ एलेक्जेंडर जो हाई कोर्ट के वकील हैं, फिर साबिक सदर हैं क्रिश्चियन लाइन एसोसिएशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, फिर चेयरमैन लॉयर्स कमीशन फॉर माइनॉरिटी हैं, माहिर कानून के साथ साथ वो लॉयर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी हैं। तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जी काशिफ साहब। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, तो जैसा कि दूसरी बार माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल मुस्तरद कर दिया गया, ये कहते हुए कि चूंकि कानून में पाकिस्तान के आइन में ये शामिल है, तो नए बिल की क्या ज़रूरत है। ये दूसरी बार हुआ है। और जब मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि जब मेरी कामरान माइकल साहब से पहली दफ़ा जब मुस्तरद हुआ तो मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये गलती से जो है वो कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर में चला गया है, इसे जो है वो जाना चाहिए था ह्यूमन राइट्स में। तो दोबारा फिर वही गलती दोहराई गई। तो आज हमने इस पर खसूसी इसी बिल की बात करनी है। जी तमीना राना साहिबा। शाम बखैर और नमस्ते, सत श्री अकाल और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तहमीना राना का सलाम। बिल बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे लोगों के बिल जो हैं वो घर के ही होते हैं, जिस तरह के बिजली के बिल हो गए और दीगर बिल हो गए। समय भाई बिल तो कोई भी हो, लेकिन मुश्किल हो जाता है, पे करना बहुत आसान नहीं होता। इसी तरह से ये जो अक़लियतों के हकूक़ पर मबनी बिल हैं, ये कौम के लिए काफ़ी मेजॉरिटी के लिए तो नहीं, अलबत्ता ऐवानों में बैठे हुए लोगों के लिए इन बिलों को तस्लीम करना काफ़ी हद तक मुश्किल काम है। क्योंकि बिल का नाम ही एक कहते हैं ना कि एक पुल पर से गुज़रना है, हर कोई नहीं गुज़र सकता। तो काशिफ साहब से पता करते हैं कि ये जो बिल मंज़ूर किए जाते हैं पाकिस्तान में आइन के तहत, ये जो बिल हैं इनको क्यों रद्द किया जाता है, रद्द करने की वजूहात क्या हैं, और फिर आगे हम इस प्रोग्राम को लेके चलते जाएँगे। आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हों तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और सबसे पहले जो इश्यू है, मैं ये भी बताती जाऊँ कि जिन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे वो उनको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला हिस्सा है जबरी तब्दीली मज़हब और कम उम्री की जो शादी है, उस पर पाबंदी के हवाले से बात होगी। दूसरी बात होगी अक़लियती इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और उनसे जो मुतल्लिक़ा विरसा है, उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से उसको मुमकिन बनाया जा सकता है। और तीसरा जो हमारा इश्यू होगा जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, वो अक़लियतों के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक रखा जाता है, इसकी रोकथाम किस तरह से हो सकती है और इसके हवाले से आईन पाकिस्तान में कौन-सी इस्लाहात जो है वो ताहाल नाफ़िज़ की जा सकी हैं। और चौथा जो है वो तालीमी निसाब पर मबनी हम बात करने वाले हैं कि निसाब के हवाले से जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, अभी तक की जो गवर्नमेंट आ चुकी हैं, पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अभी तक की जो गवर्नमेंट्स बनी हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा किया है और अभी कितना काम बाकी है। जी काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी, खुदा का शुक्र। मैं तो आपकी ये बात सुनकर बड़ा महसूस हो रहा था कि बिल तो वाक़ई तकलीफ का बाइस बनते हैं और पहले लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बाइस थे, लेकिन ये जो मिनॉरिटी का बिल है, ये तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी के लिए शायद तकलीफ का बाइस बनता है। और जैसे बिजली का बिल देना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमारी जो अक़लियतें हैं, जो कि एक छोटी-सी तादाद में हैं, तो वो हमेशा शायद तकलीफ का बाइस बनती हैं। तो इसलिए हमारे तो बिल रिजेक्ट हो जाते हैं।
अच्छा काशिफ साहब, इन इन बिलों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आईन पाकिस्तान में जो सबसे पहला बिल शामिल किया गया, कुछ इसके बारे में बात करेंगे आप? कब शुरू किया गया? इस किस्से को कहाँ से शुरू किया जाता है और कहाँ तक लेके चला जाता है? जहां तक तारीखी पहलू से है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त लागू है पाकिस्तान में, उसमें मिनॉरिटी से रिलेटेड जो मैं कुछ आर्टिकल्स हैं बड़े अहम हैं, जो कि डायरेक्टली हमारी अकलीतों के साथ उसका ताल्लुक है, जिसमें सबसे अहम जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 33 है, जी जी। जो इस बात के लिए क्लियर कट बताता है कि इसने मिनॉरिटीज की को सेफगार्ड करना है, उसके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करना है। और उसमें उसका जिक्र है कौन से लेजिटिमेट राइट हैं, फेयर रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन इन ऑल सिविल सर्विसेज और नेशनल असेंबलीज, ऑल फोरम्स के ऊपर रिगार्डिंग मिनॉरिटीज। तो उसके बाद जो अहम आर्टिकल आता है, अगर आप आर्टिकल 33 को ही थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की पस मंजर में बात को देखते हुए देखें, तो क्या मौजूदा तौर पर पाकिस्तान में जो फेयर रिप्रेजेंटेशन वो तो मौजूद नहीं है असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर। जिस सेनेट के अंदर के मुतालिक हम बात करने के लिए अभी बात करने लगे हैं कि जो बिल रिजेक्ट हो गया है, तो बात तो आर्टिकल 33 से ही स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद एक अहम आर्टिकल है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 जो है वो दी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 33 और 36 की स्टोरी के अंदर ही हमारी तमाम मिनॉरिटीज दब के रह गई हैं और उससे बाहर निकल नहीं पाई आज तक। और जहां तक मौजूदा बिल्स की बात है और अपना रिगार्डिंग मिनॉरिटीज बिल की बात है, तो वो तो अभी तक कोई ऐसा पस मंजर में मौजूद नहीं है जो डायरेक्टली ये कहा जा सके कि कोई कानून डायरेक्ट मिनॉरिटीज प्रोटेक्शन के नाम से कोई कानून मौजूद हो। उसको हम मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई एक जामिया कानून की किताब इसकी ऊपर हेडिंग लिखी हो कि पाकिस्तान मिनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से कोई मौजूद, वो कोई नहीं। जी, मैं थोड़ा सा तमीना साहब, मैं थोड़ा अब बात ये करूंगा कि ये जो बिल है ये वक्त की जरूरत नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह पहले जो पॉइंट है वो यही है कि तब्दीली मजहब, फिर कम उम्री शादी को जबरी कंसीडर किया जाए, ये एक कुछ सालों से बहुत ही अहम चला गया था। फिर उसके बाद जो इबादत गांव है ये भी जोर पे था, ये भी इबादत गांव के बहुत सारे किस्से हुए। उन्हीं दौरान कुछ दिनों बाद ही वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर पे एक किस्सा हो गया क्रुक में, और इसी तरह जो है वो इबादत गांव का जो विरसा जो है उस पे कब्जे का, और इसी तरह अकलियतों के साथ इम्तियाज है या उनका जो उनके साथ इम्तियाजी सलूक या उनके खिलाफ कोई भी तशद्दुद की सजाएं मुकर्रर थी। तो फिर गफूर हैदरी साहब ये क्यों कह रहे थे कि ये तो कानून में शामिल है, इसकी जरूरत नहीं थी? पहले इस पे करके आप फिर मैं तमीना साहब ही क्वेश्चन लेंगी। तो इसको आप देखिए कि अगर ये मौजूद था तो फिर बिल, उनका कहना था कि बिल की क्या जरूरत है, ऑलरेडी मौजूद है कानून में सारे। मैं बिल के मुतालिक डायरेक्टली बात करता हूँ जो रिजेक्ट हुआ 2/2/2021 को कायमा कमेटी के अंदर, जो कि जिसकी जो चेयर उस वक्त चेयर मौजूद थे मौलाना गफूर हैदरी साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से है। और ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी की सेनेट की जो कमेटी है उसने रिजेक्ट किया। मैं इस बिल के ऊपर जो सबसे अहम चीज जो बात करना चाहूंगा, इसके अंदर जिक्र था पोस्ट कन्वर्जन का, इसके अंदर जिक्र था फोर्स्ड मैरिजेस का, इसके अंदर जिक्र था कि हेट स्पीच से मुतल्लिक था, इसमें जिक्र था प्लेस ऑफ वर्शिप के मुतल्लिक, रिलीजियस हेरिटेज के मुतल्लिक। प्लेस ऑफ वर्शिप तो ऑलरेडी आर्टिकल 20 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम, इसके अलावा वर्शिप प्लेस के मुतल्लिक तो बात मौजूद है। तो लेकिन इसके अंदर जो रिलीजियस हेरिटेज से मुतल्लिक थी वो एक बड़ा अहम काम था। फिर एक रिलीजियस मिनॉरिटीज
का जिक्र था कि इसके अंदर कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज पाकिस्तान में मौजूद है। नो डाउट के कॉन्स्टिट्यूशन इसके मुतालिक बताता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर कट की गई थी, इट इंक्लूड्स हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीज, भाईस, बुद्धिस्ट एंड फॉलोअर ऑफ एनी अदर रिलीजन नॉट बीइंग द स्टेट रिलीजन। ये सबसे अहम चीज थी कि इसके अंदर ये फिक्रा ऐड कर दिया गया था, फॉलोअर ऑफ एनी अदर रिलीजन नॉट बीइंग द स्टेट रिलीजन। तो जहां पे फॉलोअर ऑफ स्टेट रिलीजन नहीं है, दैट्स मीन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो आर्टिकल 260 में अहमदीज डिक्लेयर हुए थे, तो उनके मुतालिक भी ये बिल एक किस्म का सपोर्टिव हो गया था। तो वहां पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि इसको इन अ वे एक रिलीजियस सेगमेंट की तरफ डाइवर्ट किया गया, और उसी मेरा जाती ख्याल है कि उसी बुनियाद पर इसको खारिज करने की बुनियादी वजह बनी। और जहां तक चेंजेस इन एजुकेशन करिकुलम में है, उसकी ऑलरेडी कमेटी मौजूद है। इसकी हद तक तो मैं मानता हूं कि अभी रिसेंटली हमारे जो नेशनल कमीशन के एक मेंबर हैं, उन्होंने भी लेटर लिखा, और उनका जवाब भी अभी लेटर का आया है रिसेंटली जो करिकुलम कमेटी का, कि जो वन करिकुलम ऑफ ऑल ओवर द कंट्री जो है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ एक और अहम सेक्शन था इसका, सेक्शन 5, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेथ फोर्स्ड मैरिजेस एंड मिनॉरिटी मैरिजेस। तो ऐसा कानून किसी जगह पर, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कानून ऐसा मौजूद नहीं था जो कि डिफाइन करता फोर्स्ड कन्वर्जन और फोर्स्ड मैरिजेस। तो ये इसकी जरूरत थी मौजूदा सूरत हाल में, जो मौजूदा तौर पर जो छोटी उम्र की लड़कियों की फोर्स्ड मैरिजेस हो रही थी, उसकी पस मंजर में इस कानून की बड़ी अशद जरूरत थी। और इस कानून को खत्म करने का मकसद उस चीज को बढ़ावा देना कि जहां पे लड़कियों को फोर्सफुली अगवा किया जाता था, और बाद में उनको कन्वर्ट करने के बाद एक आपको पता है एक भेड़चाल चलती है, और उसके बाद हमारी मिनॉरिटीज बेचारी कानून के इस शिकंजे में आकर पिस कर रह जाती हैं, और अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को इसी तरीके से कन्वर्ट होता देखकर सिर्फ आहो गुजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ये तो हो गई एक बात, लेकिन काशिफ साहब इसका हल क्या है? आईनी तौर पे इसको किस तरीके से जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तस्लीम करे कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके भी राइट्स, क्योंकि कायदे मुताबिक उन्होंने जो माइनॉरिटीज को दिया वो एक आज़ाद ममलिकत, आज़ाद रियासत के तहत उन्होंने पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज का भी उतना ही करार दिया था। लेकिन क्या वजह है कि आईने पाकिस्तान जो है उसमें इन बिलों की जो इस्लाहात हैं वो उनको उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर है, और मेजॉरिटी को भी तक मालूम नहीं कि जितने हकूक उनके हैं उतने ही हकूक माइनॉरिटीज के भी हैं। ये आपका बड़ा अहम क्वेश्चन है। देखिए, पाकिस्तान के बनने में मिनॉरिटीज का एक बहुत कलीदी किरदार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये हिस्ट्री का हिस्सा है, और पाकिस्तान का झंडा जो है वो इस बात की अक्कासी करता है, सफेद रंग मिनॉरिटीज की अक्कासी करता है। लेकिन प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 33, आर्टिकल 36, आर्टिकल 25, आर्टिकल 20 मौजूद होने के बावजूद मौजूदा सूरत हाल में हमें कवानीन की जरूरत है। मैं बीइंग प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन पाकिस्तान, मैं पूरे साल जब मेरी सदारत रही, मैं पूरे साल एक ही बात को हर जगह पर वावेला करता रहा कि हमारी जो नुमाइंदगी आई हुई है वो इस काबिल नहीं कि वो कहीं पे भी कानून साजी के अंदर लॉबिंग कर सके। लेकिन वो लॉबिंग ना होने की वजह से इतने साल हो गए हैं कि कोई एक कानून भी इन्हीं असेंबलियों के फोरम से पास नहीं हो पाया। 2000 सन के बाद से, जब से पार्टी सिस्टम में हमारी मिनॉरिटीज के लोग आ गए हैं, उसके बाद तो कोई बिल भी ना आ पाया। आज मुझे साबित कर दें कहीं पे भी फेस ऑफ द पाकिस्तान की किसी कानून साजी की किताब में मुझे कोई ऐसा बिल दिखा दें जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड मौजूद हो, या कोई प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू या मिनॉरिटीज से रिलेटेड कोई बिल ऐसा जामिया मौजूद हो। बड़ी हिम्मत से एक हिंदू मैरिज एक्ट आया, बड़ी हिम्मत से
सिख मैरिज एक्ट आया, बस वो तो उनके पर्सनल लॉ थे। पर्सनल लॉ पहले वो भी अवेलेबल नहीं थे। ये देखें हमारे मुल्क के अंदर कि माइनॉरिटीज के साथ एक ऐसा खेल खेला जाता है कि फोरम्स के ऊपर तो जरूर कहा जाता है कि हम माइनॉरिटीज को पूरा हकूक देते हैं, पूरा साथ देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बेटियां वैसे ही अगवा हो रही हैं, वैसे ही कन्वर्ट हो रही हैं, वैसे ही चर्च प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हमें तगोदो करना पड़ रहा है। अब इसका एक और मैं चर्च प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करूंगा। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को अख्तियार दे दिया गया कि आप कम्युनल प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बना लें। नो डाउट के फेडरल तौर पर मौजूद था, 3 सूबों ने बना लिया, चौथा सूबा पंजाब आज तक नहीं बना सका। सिर्फ आगे से ये भी कह देते हैं कि फेडरल का अवेलेबल है। मैं 2 दफा खुद लॉयर्स का ग्रुप लेके पंजाब के गवर्नर साहब से मिल चुका हूं, उनको मैं अपनी याददाश्त पेश कर चुका हूं। वो आगे से मुझे एक बात कहते हैं कि आप प्लीज एक केस बनाकर लाएं, आप तीनों एक्ट मुझे दें, फिर मैं इसके ऊपर कोई ऑर्डिनेंस जारी करूंगा या किसी गवर्नमेंट या लॉ डिपार्टमेंट को भिजवाऊंगा। खुदा का खौफ खाएं, ऑलरेडी 3 एक्ट मौजूद है, ऑलरेडी आपके पास एक गवर्नमेंट मशीनरी मौजूद है। हम एक ऐसे कानून साजी की बात कर रहे हैं कि जो आपके लिए जिसको प्रॉब्लम भी नहीं है, वो एक्ट मौजूद ही नहीं है। मैं अभी ये चंद दिन पहले पंजाब के गवर्नर साहब से अपने ग्रुप के साथ, लॉयर्स के ग्रुप के साथ मौजूद वहां पे मिला हूं और उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया है। अब फिर दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक समझता हूं कि हमें घबराना नहीं, बार बार लॉबिंग करनी है, बार बार अपना सिर इन दहलीजों पर रगड़ना है। आखिरकार तो इन दहलीजों से कुछ ना कुछ या तो हमारे माथे से खून निकलेगा या इनका रहम आएगा। वो कहते हैं ना कि पैगंबर शजर से उम्मीदें बाहर रख, जी जी, बिल मंजूर ना हो लेकिन बिल तैयार रख, ठीक है। बिल तैयार तो रख। आप जो है अक़लियती बरादरी जो है वो अपने बिल तैयार रखें, इन्होंने मंजूर करने हैं या नहीं करने हैं। ये भी तारीख जो है वो तारीख का एक हिस्सा रहेगा कि किस वक्त में जब आईन पाकिस्तान के तहत इस बिल की माइनॉरिटीज को जरूरत थी, तो उस वक्त में इन बिलों को किस तरह से रद्द किया गया। और अच्छा, एक बात जो बहुत बड़ा अलमिया है समी भाई, वो अलमिया ये है कि आमतौर पे हमारे यहाँ ऐवानों में, चूंकि मैं जा चुकी हूँ और मैं वहां पे रिपोर्टिंग करती रही हूँ, एक बड़ा तवील अरसा मैंने काम किया है, तो इस हवाले से अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैं ये बात करूंगी कि अवाम लड़ मर जाते हैं अपने लीडरों के लिए, लेकिन वही लीडर जब ऐवान में बैठे होते हैं तब तो वो बज़ाहिर नजर आते हैं ना जी एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड देखा जाए तो ये सब एक ही थाली के चटे बटे हैं, बैठ के सब कुछ कर रहे हो। तमीना साहब, शहबाज भट्टी के दौर में भी आप वहीं पे थे, तो वहीं उस वक्त भी यही शिकवा काशिफ साहब आता था कि ये सारे मिल बैठते नहीं। जैसे आप कह रही है ना कि बाद में ये एक कैफे में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ाहिर हर कोई यही कहता है, क्लेम करता है कि जो है ना ये सारे आपस में मिलते नहीं, एक नुक्ते पे जो है मुत्तफिक नहीं होते, तो हम बिल कैसे पास कराएं या हम करारदार कैसे लाएं। जो एक एक सिंगल ले आता है, कभी जीवा साहब ले आते हैं, जीवा साहब ने, आपके काशिफ साहब याद होगा कि वो बिल लाए कि हमें जो है वो जो उसमें एक जो दागाना की बात हो रही थी, दोहरे वोट की बात हो रही थी, फिर एक बात हो रही थी कि हमें जो प्रेसिडेंट ना बनने का जो एक कानून में है कि कोई भी जो अदारे का हेड है, खसूसन जो हुकूमत है उसका या आर्मी का, वो नहीं हेड नहीं बन सकता। लेकिन कुछ भी नहीं क्या हुआ, लेकिन शिकवे शिकायत यही चल रहा होता है कि मुत्तफिक नहीं है। तो ये ड्रामा क्यों है, फिर ऐसा ड्रामा क्यों है? देखिए बात भला क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट बनना और वजीर आजम बनना और उसमें आइन में तब्दीली करना, उसके लिए आपको अच्छी तरह इल्म है कि जब भी कोई फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बिल फ्लोट करते हैं, उसके लिए पहले लॉबिंग करना पड़ता है। जब एक ये तो एक बहुत बड़ा काम है कि आप किसी मिनॉरिटी के बंदे को कहें कि वो वजीर आजम या उसके लिए अहल हो जाए, उससे पहले तो सबसे बड़ा राइट है कि आप अपना इलेक्टेड नुमाइंदा हासिल कर सके। सन 2000 से जब से मुशर्रफ गवर्नमेंट ने ऐसी आइन में तब्दीली की हुई है
कि हम तो इस काबिल अभी तक नहीं है कि हम उस तब्दीली को रबट करके उसको उसमें अमेंडमेंट करवा सकें और अपने इस मुतालबे को मनवा सकें। अभी तक किसी अक़लीती नुमाइंदे ने कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया कि ये नुमाइंदगी का असूल चेंज किया जाए, क्योंकि वो खुद पार्टी पॉलिसी के तहत आए होते हैं। तो वो ऐसा बिल कैसे पेश करेंगे? सिर्फ सैटिस्फैक्शन ऑफ अपनी कम्युनिटी के लिए देखें कि मैंने इसके लिए इतना बड़ा काम किया और बिल पेश कर दिया कौमी असम्बली के अंदर, और आपस में इनका कहीं भी इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक हो भी नहीं सकता, क्योंकि पीएमएल-एन की पॉलिसी फर्क है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी फर्क है, पीटीआई की पॉलिसी फर्क है। वो अपनी पॉलिसी से खिलाफ जा नहीं सकते, तो आपस में मुत्तफिक कैसे होंगे? जिस वक्त जिस हुकूमत की गवर्नमेंट है और या जिस पार्टी की हुकूमत है, उसने तो अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलना है, और उसके जो पीटीआई की नुमाइंदगान है, जो उसके सिलेक्टेड नुमाइंदगान है, वो उन्होंने तो अपनी पार्टी पॉलिसी से बाहर की बात नहीं करनी। तो ये जो अपोजिशन में जो नुमाइंदगान मौजूद होंगे, आखिरकार उन्होंने तो अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी फेस सेविंग करनी है, तो वो फिर इस तरह के गैर हासिल बिल पेश करते हैं जिनकी फेट कोई भी नहीं होती। काशिफ साहब, एक सवाल है मेरा कि ये जो सिलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, ये कब तक अवाम के ऊपर बोझ बने रहेंगे? क्योंकि इनका तो काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चंद लोगों को नवाज़ना होता है और उसके सिवा इन्होंने कभी कौम के लिए, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदों के हवाले से मैं बात अगर करूँ, तो बहुत ही कम इन्होंने कभी किसी के लिए फ़ायदे की बात की होगी। ऐवानों में तो ये लोग भी बैठते हैं। चाहें तो ये भी कोशिश करके तो अपने लिए, अपनी कौम के लिए कुछ ऐसे इस्तिलाहात जो हैं वो नाफ़िज़ करवा सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इनको कुर्सी से इतना प्यार हो जाता है कि इन्हें अपनी कौम का प्यार, अपनी कौम के नज़रियात, उनके अकायद, उनकी आज़ादी और उसके हवाले से उन पे आने वाले जो हर्फ़ उठाए जाते हैं, उँगलियाँ उठाई जाती हैं, उनकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। क्या वजह है? देखिए, ये तो अपनी ज़मीर की बात है। वजह तो उसमें हर शख्स की अपने ज़मीर की बात है। देखें, अगर एक शख्स अपनी पार्टी की खुशनुदी हासिल करने के बाद अगर सीट के ऊपर आता है, तो इसके लिए तो एक बहुत अपनी कौम के साथ एफ़िलिएशन और कुर्बानी का जज़्बा होने वाली बात है कि वो ऐसा सिस्टम को रद्द करे, जिस सिस्टम के तहत वो खुद मेंबर पार्लियामेंट बना हुआ है। और अगर उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत और अपनी कौम से इतना प्यार है, तो वो उस सिस्टम को रिबट करवाएगा और ऐसी विद इन द सिस्टम रहते हुए अपना पार्लियामेंट में रहते हुए ऐसी करारदाद पेश करे जो कि उसके खत्म होने की वजह बने और उसकी अपनी सीट खत्म होने की वजह बने, तो ये तो एक अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा है। तो उसके लिए आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि आप अपने खिलाफ ही बिल पेश कर दें। देखें, ये हकीकत बात है कि मेजॉरिटी की मंजूरी के बगैर या उसके अंदर लॉबिंग किए बगैर आप पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट लेके नहीं आ सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही जो तरीका इंतखाब है वो तब्दील होगा, या फिर 18वीं तरमीम को के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई थी, जिनकी फेट बहुत बुरी हुई और वो खारिज हो गई। लेकिन क्योंकि उसके पीछे एक सियासी पस मंज़र है, तो अगर हम लोग भी ये लॉबिंग करें और ऐसा तरीकाकार अपनाएं और मजबूर करें कम्युनिटी कि इस सिस्टम को या तो आपस में एक कंसेंसस करे, कि क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये सिस्टम बेहतर है, कुछ कहते हैं कि वोटिंग का सिस्टम बेहतर है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं एक बात बताऊं कि अब तक जो नजर आया है उसके मुताबिक कानून साजी ना होने की बुनियादी वजह भी ये सिस्टम है। इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए। 20 साल से हम एक भी कानून नहीं बना सके जो कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी या पार्टी की अप्रूवल के बगैर या पार्टी के जो मेजॉरिटी के मुस्लिम या दूसरे नुमाइंदगान हैं उनकी मंजूरी के बगैर हम वो बिल फ्लोट ही नहीं कर पाते। और वो फ्लोट अगर हो भी जाए तो वो इसी तरह रिजेक्ट हो जाता है, जो कि अभी मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल का हाल बना है। इसकी बड़ी एक और मिसाल दूंगा, क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर तरमीम होनी थी। एक अमीन मसीह का केस आया, उसके बाद तरमीम के बहुत सारे मराहल चले और आज तक वो तरमीम जो है वो इसी वजह से सैक हुई है और उसका कुछ नहीं बन सका। और उसके बाद एक आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील भी पेंडिंग है उसके अंदर। मैं अभी चंद दिन पहले इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर उसका रिकॉर्ड का मुलाहिजा करने गया था, तो वो हाई कोर्ट के अंदर आयशा मलिक की डीबी के अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसके साथ कोई 8-9 केसेस भी अटैच हो गए हैं
और उन केसेस को इकट्ठा हेयर किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ के जी क्रिश्चियन डाइवोर्स के अंदर मुख्तलिफ लीगल लकूनास मौजूद हैं। तो आज तक वो खत्म नहीं हो सका। हमारा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम है। रिसेंटली मैं रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ का एक डिपार्टमेंट था जहाँ पे हमारे पादरी हजरात को लाइसेंसेस इशू किए जाते थे, जो कि एक हाई कोर्ट का फैसला आया। उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्योंकि नादरा के साथ वो लाइसेंसेस जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं थे, तो उसके बाद वो लाइसेंसेस जो है ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट पंजाब इशू करने लग पड़ा। अब उसका एक इशू बना है कि इनका आपस में कोलैबोरेशन नहीं है कि जो लोकल डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके तहत यूनियन काउंसिल्स आती हैं, फिर नादरा है, नादरा के बाद रजिस्ट्रार बर्थ है जहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल बर्थ की एक सीट है, और वो अपना उनका आपस में रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उनका आपस में कॉन्फ़िगरेशन या आपस में इंटरेक्शन नहीं है। उसके लिए भी कोई कानून साजी नहीं हो रही। मैंने रिसेंटली एक एप्लीकेशन फ्लोट की है, अब देखें उसकी फेट क्या है। लेकिन ये तमाम कानून साजी पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में होना थी, और ये हमारे बहुत सारे नाजुक मसाइल हैं। सिर्फ ये कह देना कि आर्टिकल 30 के अंदर, आर्टिकल 33 के अंदर, आर्टिकल 36 में सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज है, ठीक है, सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज है, तो उसके बाद वो सेफ गार्ड होना कैसे है कानून साजी के तहत? और कानून साजी करनी किसने है? इन नुमाइंदगान ने। और ये नुमाइंदगान वहां पे लॉबी करेंगे, वोटिंग होगी, वो पास होगा, फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। तो जब ये इम्प्लीमेंट पास ही नहीं होना तो इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात है। इसी तरह लड़कियां अगवा होंगी, इसी तरह फोर्सफुली कन्वर्ट होंगी, इसी तरह वहां वेला रहेगा। ये तो नेशनल सोशल मीडिया का और सोशल ये फेसबुक का भला हो जो कि ये तमाम चीजें नुमायां हो जाती हैं, वरना ये पहले दब जाती थी, होती है पहले भी थी। काशिफ साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर ये इलेक्शन सिस्टम जो है, जो मतलब सिलेक्शन चल रही है, अगर ये इलेक्शन सिस्टम में आए तो इसका मतलब है सूरत हाल चेंज आ सकती है। जी जी, बहुत ज्यादा चेंज आ सकती है। हमारे बहुत सारे लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी हमें बड़ी अच्छी नुमाइंदगी दी गई पार्टी सिस्टम में रहकर। लेकिन ये सारे जानते हैं कि पार्टी सिस्टम में रहते हुए हमें जितने मसाइल का सामना करना पड़ता है और जितने मुश्किल से वो लोग अगर पार्टी में आकर पैसे लगाकर और अपने पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलने के बाद वो नुमाइंदे बनते हैं, फिर उनको सारी टेन्योर के अंदर इस बात का डर होता है कि कहीं अगर हमें कोई सीट मिल गई है तो वो हमें पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी में हमारी वो सीट चली ना जाए। इलेक्टेड सिस्टम में क्या होता है कि वो जवाबदेह है अपने इलेक्टोरल वोटर्स को, और उसने वोटर्स के लिए वो इलेक्शन में उसने वोटर्स ने उसके लिए काम करना है, उसने और काम करने के लिए बिल्स करना है, उसके लिए उसने लॉबिंग करनी है, उसने मेहनत करनी है, अपनी आवाम को डिलीवर करना है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, सिस्टम किसी भी तरीके से वो आए, मैं इस बात में नहीं कहता कि हल्का बंदी हो जाए, कोई भी आ जाए, बट सिस्टम कोई भी आए उसमें असल मकसद तो ये है कि हमारी आवाम को डिलीवर किया जाए, हमारी आवाम की प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। सिर्फ एक ही इदारा रह गया और वो है हमारी अदलिया। हम वहां पे पिटीशन फाइल करते हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि कुछ ना कुछ हमें हमारे झोली में पड़ जाता वहां से, और वो कुछ हमारी हिफाजत कर देते हैं, या एक पाक फौज है जिसके तहत हम थोड़ा बहुत सेफ्टी महसूस करते हैं जहाँ पे कहीं पे अगर कोई मामला आ जाए। तो इसके अलावा कौमी असेंबली की तरफ से तो अब तक कुछ भी नहीं आया। काशिफ साहब, ये बात भी की जाती है कि शहबाज भट्टी साहब वो भी सिलेक्शन के थ्रू आए थे लेकिन बहुत कुछ कर गए, या करने की कोशिश में ही वो जहां बाक हो गए। तो ये जो दलील है वो दूसरे लोग जो सिलेक्टेड हैं वो भी पेश करते हैं। मैं कुछ थोड़ी सी बात तलख करने लगा हूँ। मैं शहबाज भट्टी साहब की जद्दोजहद को सलाम करता हूँ, और उन्होंने जो कुछ भी किया वो कोई भी नहीं कर सकता, जो उन्होंने कुर्बानी दी वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन उनके दौर के अंदर मैं कानून साजी की बात कर रहा हूँ, कानून साजी तो फिर भी नहीं हुई, बट उन्होंने जो दलेराना हमारा मौकफ पेश किया वो कोई और पेश ना कर सका आज तक। इसलिए उनकी शहादत
हमें मशले रहा है, हमारे लिए रुकावट नहीं है। तो उनके सिलेक्टेड सिस्टम में, क्योंकि वो एक कद्दावर शख्सियत खुद थे, इसीलिए, और उनका डायरेक्टली हेड ऑफ द पार्टी के साथ एक एफिलिएशन थी, इसलिए वो इस लेवल के ऊपर काम कर गए। तो ये जरूरी तो नहीं है तमाम नुमाइंदगान जो हैं वो इस लेवल के ऊपर सिलेक्शन सिस्टम के अंदर काम कर सके। तो मैं उनके खिलाफ नहीं है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बात ये नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमें कानून साजी का तरीका चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ही मिनॉरिटीज का कानून साजी है। जब हम अदालत में जाते हैं, कोई लड़की गवाह होती है, मैं बतौर वकील जब पेश होता हूं तो मैंने प्रोटेक्शन उस लड़की को या माँ बाप को उनको दिलवाने के लिए कोई किताब कानून की खोल के अदालत में बतानी है ना। जब वो कानून की कोई किताब या कानून की कोई क्लॉज मौजूद नहीं होगी तो जज भी बेबस है और वकील भी बेबस है। तो इसलिए कानून साजी इंतहाई जरूरी है। ये प्रोटेक्शन बिल जो है ये हमारे साथ ज्यादती की गई है, ये होना चाहिए था। ये मौजूदा सूरत-ए-हाल, मौजूदा दौर की अशद जरूरत थी। फोर्सफुल कन्वर्जन की, मैरिजेस की, इंटरफेथ मैरिजेस की, ये बहुत बड़ा एक इशू है हमारे लिए। और एक अहम बात मैं बताऊं, अभी रिसेंटली एक एफआईआर दर्ज हुई है माल्टाउन थाने के अंदर ब्लास्फेमी की। उसके अंदर लड़कों के ऊपर इल्जाम था कि वो कुछ बुक्स वहां पे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है हर एक शख्स के साथ, क्या फेथ के आर्टिकल से रिलेटेड कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? मैं प्रोफेस करता हूं अपने फेथ को, तो अल्टीमेटली वो जो मेरा फेथ है वो दूसरे से फर्क है, तो जो वो फर्क है क्या वो मेरा जुर्म है? ये बताना भी जरूरी है। ये मुझे मेरा कानून, आईने पाकिस्तान मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है कि मैं अपने मजहब की तबलीग या मजहब को जो सा मर्जी मजहब जो है उसकी मैं प्रोजेक्शन करूं, उसको मैं मानूं, उसके आर्टिकल और फेथ के मुतालिक ईमान रखूं। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन जो आर्टिकल ऑफ फेथ है उसके से रिलेटेड कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं बड़ी आजिज़ी के साथ हर एक से कि बड़े ही गंभीर मसाइल हैं। हम मिनॉरिटीज को बहुत गंभीर मसाइल हैं और इनको वन बाय वन हल करने के लिए लॉबिंग की जरूरत है, मेजॉरिटी को समझाने की जरूरत है। वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे साथ है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही मिनॉरिटी सेफ है, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है कि इसका हमें फायदा क्या है। हमें लॉबिंग करने की जरूरत है, हमें बताने की जरूरत है, हमें सेमिनार्स करने, उनको अपने कानून के मुतालिक समझाने की जरूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। और जो इलेक्टेड सिस्टम ना होने की वजह से हम सिर्फ एक डब्बे में रह गए हैं, एक नुक्कर में लग के रह गए हैं। हमारा काम, हमारे नुमाइंदा का काम सड़कें बनाना, नालियां बनाना, नौकरियां देना ये जरूरी नहीं है। 5% कोटे का वावेला करना जरूरी नहीं है। 2% अपना हायर कमीशन में वावेला करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम किया ये, हमें ये भी जरूरी था, लेकिन हमें कानून साजी की भी जरूरत है। काशिफ साहब, एक बात ये पूछना चाहूंगी कि इलेक्शन और सिलेक्शन ये दो बड़े अहम तरीन टॉपिक हैं हमारे, क्योंकि इनकी बुनियाद जो है वो आगे चल के मुल्क के अंदर अक़लियतों के लिए आईनी इस्तिलाहात जो हैं उनकी या तो मजबूती का सबब बनती हैं या फिर कमजोरी का सबब बनती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो माइनॉरिटीज के जो नुमाइंदगान हैं उनकी सिलेक्शन की बजाय वो उनको इलेक्ट करने के लिए जो है वो कानून साजी जो है उसको दोबारा जो है वो सामने लाया जाए? क्या ये मुमकिन है? मैं इससे पहले एक बात जरूर करूंगा, मुमकिन से कि अगर सिलेक्शन करने वाले, सिलेक्शन सिस्टम के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ये सिस्टम सिलेक्शन बहुत बेहतरीन सिस्टम है, तो हमें गलत साबित करें कानून साजी करके। मुझे आज गलत साबित करें, सुबह सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एक वीक के अंदर साबित करें ऐसा क्रिमिनल प्रॉपर्टी एक्ट पंजाब का वो पास करवाएं। साबित करें वो कानून साजी जो कि जनरल कम्युनिटी, मिनॉरिटीज को काबिल कबूल हो, वो साबित करें, उसके ऊपर काम करें। वो काम नहीं कर सकते पार्टी पॉलिसी से बाहर। इसीलिए मैंने कहा है कि इलेक्टेड सिस्टम इज मच बेटर देन सिलेक्टेड सिस्टम।
बिकॉज इट इज बियॉन्ड द पार्टी पॉलिसी। क्योंकि ये कैसे हमारा मुमकिन? ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली आए, ये अमेंडमेंट आए, और अमेंडमेंट के थ्रू इलेक्शन में सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन सिस्टम आए, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम ही हमारी बका की वजह है। क्योंकि अब तक 20 साल से आपने तजर्बा कर तो लिया सिलेक्शन सिस्टम का, तो जो कारकर्दगी है वो डॉक्यूमेंट्स खुद बोलते हैं। 5% कोटा, 2% कोटा, इसके बाद कुछ भी नहीं। कोटा मैं कोटा। इस बात पे agree करती हूँ, मैं लिख लिख में से भी समी भाई, मैंने काशिफ साहब, मैंने हमेशा ये चीज लिखी है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब देखें वो 5% और 2%, ये बहुत मायूब सी बात लगती है ना कि एक पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है तो उसको भी इक्वलिटी बेसिस पे वही राइट्स मिलने चाहिए, ना कि देखें ये जानबूझ के उलझा देते हैं, ये खुद उलझाते हैं ये लोग कि जी 2% और 5%। क्यों? क्या आप ये हमेशा मतलब ये एक कशकोल ही थामे रखेंगे और उसी कशकोल को लेके आगे बढ़ते रहेंगे? असल में बात ये भी है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे हाथों से ये जो चीजें हैं वो होके निकले। वो खुद भी सिस्टम को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। यही वजह है कि ये 2% और 5% से कौम जो है वो उसकी जो दहलीज है वो पार ही नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से लोगों के बच्चे बढ़ रहे हैं, जो आबादी बढ़ चुकी है, क्या उनके लिए ये कोटा सिस्टम है, आप समझते हैं काशिफ साहब, ये उनकी जरूरत के लिए काफी है? बिल्कुल भी कोटा सिस्टम काफी नहीं है। कोटा सिस्टम किसी भी सूरत में हमारी जो बढ़ती हुई आबादी के मामला था उसको पूरा नहीं कर पाती, किसी तरीके से भी कोप नहीं करती। सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है जो दिया गया कि चलें कुछ तो मिले आज हो ना, हर सूरत में आपको कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है, आप वो भी नहीं ले पाते। और बात तो ये है कि वो तो नोटिफिकेशन तो हो गया, अब उस बेचारे नोटिफिकेशन की ये हालत है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें हाईकोर्ट की रिटें करनी पड़ती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें मुख्तलिफ लेटर्स लिखने पड़ते हैं, लॉबिंग करनी पड़ती है, सरबराह मुख्तलिफ अदारों को मिलना पड़ता है कि जनाब आपने वो जो अखबार में जो सीट वेकेंट्स करने के इश्तिहारात दिए हैं तो उनमें वो 5% कोटे का आपने बीच में जिक्र नहीं किया, उससे मुतल्लिक भी हमें हाईकोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन की पिटिशंस फाइल करनी पड़ती हैं। अपने आप कोई भी कुछ नहीं देता, वो कशकोल है जो हमारे हाथ में आ गया हुआ है। अब उसकी हालत देखें, 5% कोटे का ये हाल है कि पूरे पंजाब में कहीं पे भी सिविल जजेस का 5% कोटा है। कितने सिविल के जजेस आए हैं? मैं अभी लेता हूँ और हाई कोर्ट के अंदर 5% कोटे के ऊपर बताएं मुझे, पूरे पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के हाई कोर्ट्स में कहीं पे मुझे कोई मिनॉरिटी का जज दिखा दे। कहाँ पे 5% कोटा? कहाँ पे मुझे दिखाएं एडवोकेट जनरल ब्रांचेस के अंदर 5% कोटा? कहाँ पे मुझे दिखाएं जहाँ पे डॉक्टर्स 5% कोटे के ऊपर भर्ती हुए हों? बात है सिर्फ नोटिफिकेशंस की हद तक, और वो नोटिफिकेशन की हद तक ही रह जाती है। अच्छा, ये समीना साहबा हमारे साथ ताहिर साहब हैं, ताहिर साहब है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे थे और सवाल भी है उनका, तो ताहिर साहब आप बोलिएगा। नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो बना है, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये वही नेशनल कमीशन बना है जो कि डॉक्टर शुएब सैडल ने जिसकी रिकमेंडेशन दी थी? और क्या अगर ये उस तरह का नहीं है तो इसके लिए पाकिस्तानी क्रिश्चियन लॉयर्स कोई ऐसी पिटीशन, कोई ऐसी चीज लेके जा रहे हैं जिसमें इसको चैलेंज करें? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम तीनों फॉर्मेट तो देख चुके हैं इलेक्शंस के, एक तो आपका ड्यूल, एक आपका सेपरेट और फिर दूसरा सिलेक्शन भी। तो सेपरेट इलेक्टोरल क्या ऐसा नहीं है कि हमको मजीद सेग्रीगेट करते हैं सोसाइटी में? जो इन्होंने 3 अहम बड़े क्वेश्चन किए हैं, एक मिनॉरिटी कमीशंस के मुतालिक है कि मिनॉरिटी कमीशन की प्रेजेंट फॉर्मेशन जो है वो उसी रिकमेंडेशन के मुताबिक है जो कि शुएब सैडल साहब ने जो 1 मैन कमीशन थे उसके मुताबिक किया कि नहीं किया। आपको ये भी पता है कि उसके मुतालिक बहुत से कंट्रोवर्सीज रेज हो चुकी हुई हैं कि जो मिनॉरिटी कमीशन के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो फ्रॉम द मेजॉरिटी है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मिनॉरिटी के बेचारे तो चंद बेचारे लोग हैं। नो डाउट के हमारे एक बहुत अहम मेंबरान है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए में हैं और वो काम भी कर रहे हैं, बट रियलिटी में ये है
कि जो एसेंस था, जो जजमेंट के मुताबिक मिनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए था, मिनॉरिटी का कमीशन का मतलब क्या है? मिनॉरिटी के मैक्सिमम नुमाइंदे, और उसके अंदर आप उसकी फॉर्मेशन देख लें, उसके नुमाइंदे मैक्सिमम मौजूद नहीं है, इसलिए उसको चैलेंज करना जरूरी है। नो डाउट कि वो अभी तो फिलहाल हम बतौर बीइंग क्रिश्चियन लॉयर्स हम नहीं कर रहे, लेकिन मे बी शायद आफ्टर कुछ अरसे के बाद अगर हम इसमें देखें कि उसकी वर्किंग क्या है, तो मे बी हम उसको चैलेंज भी करें एनी फोरम ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन फिलहाल वो कई जगह पे चैलेंज हुआ है। मेरी अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट, मैं उसको करना चाहूंगा कि मुझे याद नहीं है कि शायद वो किसी फोरम पे चैलेंज भी हुआ है। वो शोएब सडल साहब ने ही जो है वो चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने ही किया हुआ है, वो चैलेंज किया हुआ है। तो वो जब भी फिक्स होगा, आपको पता सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है। उसके बाद उन्होंने एक अहम क्वेश्चन ये किया है कि 3 स्टाइल ऑफ इलेक्शन जो है वो पहले डिस्कस हो चुका है, उसकी डिलीवरी जो है वो उसका डिलीवर करने का प्रोसीजर जो है वो क्या आया हुआ है। मैं इसमें भाई को जरूर बताऊंगा कि जो सेकंड सिस्टम जो है कि ड्यूल सिस्टम जो है, जो सेग्रीगेशन का लफ्ज बार बार ये बोलते हैं, और यही बड़ा एक अहम उनके पास एक लॉजिक होता है कि we will be segregated from the majority community और नुमाया लहदा नजर आएंगे। तो why not? हमें लहदा नजर आते नहीं है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? सिस्टम की बात करते हैं। जो सिस्टम है हमारा ड्यूल सिस्टम, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ हुआ हमारे लोकल बॉडीज के अंदर भी, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, लोकल बॉडी में उसका तजर्बा हो चुका हुआ है, और उस तजर्बे से हमें काफी फायदे भी हुए में। तो वाई नॉट के ड्यूल सिस्टम के अंदर रहते हुए हम लोग उसको देख पाए, और वो एक अच्छा तजर्बा भी है। लेकिन इलेक्शन इज मच बेटर देन सिलेक्शन। हम अमेंडमेंट के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के जरिए ड्यूल सिस्टम में भी ला सकते हैं, और सिंपल जुदांगाना इंतखाब पे भी ला सकते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। मुझे ये बताइए काशिफ साहब कि अब इसके बाद क्या? क्योंकि मुल्क भी वही है, लोग भी वही हैं, हालात भी वही हैं, लेकिन क्या इन हालात को सुधारने के लिए ऐसी कौन-सी पेशरफ्त है जो की जाए? और फिर इसमें मुझे एक और चीज़ के बारे में आपसे सवाल पूछना है कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, इसका क्या किरदार है इस ऐसे मामलात में? ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो किस हद तक फ़ाल साबित हो सकता है पाकिस्तान के आइन में अपने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बहाली के लिए? जहाँ तक बैनुल मज़ाहिब और इंटरफेथ में, मतलब इंटरफेथ का जो ताल्लुक है, नो डाउट के इसका एक अहम किरदार नजर आया जरूर है। बहुत सारे मैटर्स जो है कि मतलब किसी ब्लास्फेमी का मैटर आ गया, या फीमेल की अगवा का मैटर आ गया, तो जो लोकल कमेटीज हैं उन्होंने मच बेटर अपना किरदार अदा किया है वहाँ पे लोकेलिटी में। तो जो हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इंटरफेथ कमेटीज का वाकई असर हुआ है, और इसमें जो आपस में इंटरेक्शन हुआ है मुख्तलिफ मौलानास का और पादरी हजरात का, या मुख्तलिफ दूसरी और कम्युनिटी हिंदू सिखों का, तो उसमें जो उसके आफ्टर इफेक्ट या उसका आउटकम आया मुख्तलिफ इंसिडेंट में, तो वो मच बेटर आया। तो चीज तो देखने की बात यह है कि अगर कोई सिस्टम या कोई चीज अगर इम्प्लीमेंट या बनती है, तो उसको जब हम सोसाइटी में टेस्ट करने के लिए डालते हैं, तो क्या सोसाइटी में रहते हुए उसका आफ्टर इफेक्ट या उसका आउटकम क्या निकलता है। तो जहां तक इंटरफेथ हार्मनी का आउटकम है, प्रैक्टिकली वो नजर तो आया है कि उससे हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इंटरफेथ इज अ गुड कॉन्सेप्ट इन दी क्राइटेरिया ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इट मे बी हेल्पफुल इन अमेंडमेंट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे जो मजहबी रहनुमा है मुस्लिम कम्युनिटी से, उनका उन पार्टीज के ऊपर भी एक इफेक्ट है। तो ये एक अच्छा फोरम है कि उसके थ्रू अगर हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो पार्टी पॉलिसी से बाहर नहीं रह सकते, तो क्या हमारी इंटरफेथ कमिटीज जो हैं इट मे बी मच हेल्पफुल इन चेंजिंग डिफरेंट लॉज और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्शन बिल्स वगैरह। तो ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो प्रैक्टिकली नजर आई है सोसाइटी में, कि जब भी कोई बड़ा वाकया सामने होने लगा है, तो वहाँ की जो अमन कमेटी है या इंटरफेथ कमेटी ने पुलिस की मदद के साथ वहाँ पे एक अच्छा किरदार अदा किया।
ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में इंटरफेथ के हवाले से जो है वो काम हो रहा है। बड़े अच्छे-अच्छे नाम इसमें जो है जी, वो इस तभी वक़्त मैं देखते हैं। जी, अब एक बात करना जी, चाह रहा था कि कल जो है वो हसन नसार साहब कह रहे थे हुकूमत ये आए या वो आए या ये, हुँ, होना कुछ भी नहीं, होना कुछ भी नहीं, वहाँ जहाँ हम पड़े हैं वहीं पे जो है वो रहेगा, यही रहेगा। मैं असल में मेरा इस तरफ लेके जाने वाला था कि अक़लियतों के प्रोटेक्शन की जब फीडबैक आई हमें, मुझे आई स्पेशल, उन्होंने कहा कि आप अगर पास भी करवा लेते हो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, तो ये जो कम्युनिटी है, अपनी कम्युनिटी है, ये तो खुद जो है वो लेग पुलिंग, एक दूसरे को मानती नहीं है और अंदरूनी इत्तेसाल इतने हैं, इतनी बेहद इनके अंदर बुराई हैं, तो ये इनको क्या फ़ायदा होगा? ये सोचने वाली बात है। अब क्या है? तो काशिफ़ साहब आप भी और तमीना साहब आप भी कम्युनिटी को बहुत करीब से ही जानती हैं कि क्या है, क्या नहीं है। तो जी। नहीं, मुझे एक बात छोटा-सा याद है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने रात के 3 बजे फ़ोन किया गांधी जी को। गांधी जी सो रहे थे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कायदे-आज़म को। कायदे-आज़म जाग रहे थे। उन्होंने पूछा मैंने गांधी को फ़ोन किया वो सो रहा है, वो सो रहे हैं। मैंने कायदा आपको फ़ोन किया और आप जाग रहे हैं वो क्या है? उन्होंने कहा गांधी इसलिए सो रहा है कि उसकी कौम जाग रही है। मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि मेरी कौम सो रही है। जहाँ पर कौम सो रही होती है, वहाँ पे हकूक़ ग़स्ब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब माशरे में कुछ हो रहा होता है, चाहे महँगाई हो रही होती है, चाहे लाक़ानूनियत हो रही है, चाहे माफ़िया जो है वो बेतहाशा अपनी एक्टिविटीज़ को लेके जो है वो सरफ़हरिस्त है। मुझे ये बताएँ कि वहाँ पे आम आवाम जो हैं और फिर मतलब आम आवाम के हकूक़ ग़स्ब कर लिए जाते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ, तो फिर माइनॉरिटीज़ के हवाले से तो फिर बिल्कुल ही जो है वो मामला बिल्कुल जो है वो एक नुकरे लगा हुआ नज़र आता है और स्पेशली जहाँ तक आपने बात कही है समीर भाई, वो बड़ी खूबसूरत बात कही है कि और आपने भी काशिफ़ साहब कि जब अपने ही लोग सो रहे होते हैं, जब अब अपनी ही कौम को शऊर ना हो, कहते हैं ना खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख़याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक इस कौम में खुद शऊर पैदा नहीं होगा, खुद अपने बच्चों के लिए वो एफ़र्ट नहीं करेंगे और फिर अपने हकूक़ के लिए जदोजहद नहीं करेंगे और फिर जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसको बर्दाश्त करने से जब इनकार करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उनको हम एक डायरेक्शन में जाते हुए एक तरफ उसको सुधार उसका होते हुए देख सकेंगे। क्या ये मुमकिन है? हमारी कौम इतनी भी सोई नहीं हुई और वो ठीक है, हमारा इख्तिलाफ ज़रूर है। हम आपस में एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हम एक-दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं अपनी कौम के लिए काम करना छोड़ दूँ। मैं अपनी कौम की आवाज़ उठाना छोड़ दूँ। ठीक है, इख्तिलाफ़े राय हमारे में बहुत ज़्यादा है। हम एक-दूसरे के लिए बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रखते। लेकिन हर एक ही शख्स की अपनी कमिटमेंट है अपनी कौम के साथ कि हम बरादरी से कोशिश करें, हमारी बरादरी से जो है ना वो कौम बन जाए। और जिस दिन हमारी कौम बन जाएगी, मसीही कौम बन जाएगी, हिंदू कौम बन जाएगी और ये कौम बनने के बाद बीइंग माइनॉरिटीज़ सारे मिलकर काम करेंगे, तो इख्तिलाफ़े राय अपनी जगह पे, इख्तिलाफ़े राय भी तो एक हुस्न है जमहूरियत का। तो इसलिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि किसी शख्स का जितना भी इख्तिलाफ हो, आप उसको अपनी राय दलील से साबित करने से उसको मनाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं मानता, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लोगों तक पहुँचाएँ तो सही। जो कौम जो सोई हुई है, उसको जगाने का अगर आपके अंदर खुदावंद ने एक तोड़ा रख दिया है, तो उस तोड़े का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने एक सुबह बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी, मुझे हमारे भाई हैं अज़ीम चौधरी साहब बड़ी अच्छी पोस्ट भेजी। पोस्ट ये थी कि एक हाथ जो है वो दूसरे हाथ की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब एक हाथ टाँग से होता हुआ हाथ की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें लिखा था कि अगर हम एक-दूसरे की टाँग खींचने के बजाय एक-दूसरे का हाथ पकड़ के अगर एक-दूसरे को मदद करना शुरू कर दें, तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएँ।
कौम वाकई में बन सकती है अगर एक दूसरे की लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग को छोड़ के अगर हम मजमूई तौर पे जो है वो मुश्तरका मफाद की तरफ सोचने का जो अमल है वो शुरू करें, तो ये मुमकिन है, काफ़ी हद तक ये मुमकिन हो सकता है कि जब मैं हमेशा बात करती हूँ, ये चाहे मेजॉरिटी के हवाले से बात है, चाहे माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात है कि जब तक हम मैं और मेरा मफाद इसके फ़ॉर्मूले से नहीं निकलते, इस खुदगर्ज़ियत से नहीं निकलते, तब तक मैं और मेरी कौम, मैं और मेरी नस्लें जो हैं वो तकलीफ में मुब्तला रहेंगी। अच्छा और काशिफ़ साहब एक और बात मुझे बताएँ, गुफ्तगू बहुत अच्छी रही आपसे। अब सवाल ये है कि बच्चों के हवाले से हमें बात करनी तो जो हमारे बच्चे हैं स्पेशली जब स्कूल्स में होते हैं तो बहुत मतलब ये है कि मुतनाज़ा से जो है वो जब पढ़ने को मिलता है तो हमारे बच्चों के जो ज़हन है उनके ऊपर क्या बीतती है और किस तरह मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को जिसमें हम सारे मैं ये समझती हूँ कि अगर हम तमाम बच्चों को एक ही सोच पे, एक ही दायरे पे लाना चाहें, तो हमें अपने सिलेबस में से बहुत सारी मुतनाज़ चीज़ों को निकालना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि ये क्या होना चाहिए? कैसे मुमकिन है ये? देखें, सिलेबस का इशू तो एक कमेटी बनी हुई है और वो कोशिश भी कर रही है जिसमें पीटर जेकब साहब भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में कि हमें कमेटी के साथ मिलकर और उसको जो अपना सिलेबस है उसमें तब्दीली करनी चाहिए और यूनिफाइड करिकुलम जो है वो उसकी तरफ ऑलरेडी गवर्नमेंट भी स्टेप कर रही है और मैं अभी एक लेटर मुझे मिला था, तो वो मैं लेटर रिसेंटली एक वो जो अपना एक वाकया हुआ था, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के बंदे को लिखा गया था काला, उसके जोसेफ हैविंग डार्क कलर। हमारे एक नेशनल मेंबर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के मेंबर हैं, मिस्टर एल्बर्ट डेविड साहब हैं। उन्होंने डायरेक्टर मैन्युस्क्रिप्ट को एक लेटर लिखा था जिसके रेफरेंस के अंदर उन्होंने ये लिखा है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग has developed a new textbook from pre-1 to grade 5 in the light of single national curriculum 2020. So the old and previous textbooks in Punjab have been replaced by newly developed textbook without inclusion of any SRM at all. ये लेटर था डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल, डायरेक्टर मैन्युस्क्रिप्ट का, हमारे जो मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट जरूर पड़ रहा है, मतलब चेंजिंग आ चीज़ें रही अच्छे है, की तरफ जा अच्छे की तरफ जा रही हैं। इतना भी बुरा काम नहीं है, लेकिन हमें अपनी कौम को बताने की जरूरत है, उनको गाइड करने की एग्ज़ैक्टली। जरूरत है, उनको एक एक चीज खोल कर बताने की जरूरत है। तो इतना भी अंधेर नहीं है। आखिरकार वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम वी आर मिनॉरिटी, वी आर पाकिस्तानीज। ठीक है, जितना राइट दूसरों का है हमारा भी है। तो इसी कौम, इसी मुल्क में रहकर हमने फाइट करनी है, इसी मुल्क में रहकर लॉबिंग करनी है, इसी मुल्क में रहकर ये कानून साजी करवानी अच्छा जाते-जाते कुछ अच्छी बात आ जाइए, जाते-जाते कुछ अच्छा पैगाम भी जो है वो भी देते जाइए कि अगर ये खुश आइंद बातें हैं, तो अच्छी बातें अब तक क्या हुई हैं? कुछ अच्छी पेशरफ्त क्या है। हुई है? अच्छी कुछ अच्छी बातें बहुत खबरें? अच्छी हुई हैं कई, जैसे अभी इंटरफेथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालात बड़े खराब रहे हैं, बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। शांति नगर का वाकया हुआ, जोसेफ कॉलोनी का वाकया हुआ। तो देखें, हमारी मिनॉरिटीज भी तो इतने बड़े बड़े जख्म लेकर फिर भी अपने मुल्क और कौम की सरबुलंदी के लिए खिदमत कर रहे हैं और अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, एजुकेशन में, मेडिकल में और सिविल सर्विसेज में, फौज में। तो इतनी कुर्बानियां देने के बाद मायूसी जो है वो गुनाह है। तो अगर सिस्टम में कोई इख्तलाफ है तो विद इन द सिस्टम रहकर कोशिश करें। अगर आपस में हमारा कोई इख्तलाफ है तो अपनी राय की तरफ मुतवज्जो करने के लिए अपनी दलील के साथ चीजों को साबित करें और देखिएगा एक दिन तो चेंज जरूर आएगा और अब तक बहुत आ भी चुका है। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। जी समीर भाई, हम रवानगी की तरफ तैयारी जी जी, आप मेरा ख्याल है आप अपनी माहिराना जो राय है, एक बीइंग एक जर्नलिस्ट, वो भी जर्नलिस्ट जो एक समझी जाती है मसनद, तो आप अपनी राय की याद देती हैं और फिर हम इसके इख्तिताम की तरफ
चलते हैं। ओवरऑल मेरी राय जो है वो काशिफ साहब के साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो हमेशा अंधेरे से रोशनी की तरफ जाती हैं जी, और पाकिस्तान में जो काम है वो अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ जा रहा है। पैवस्ता शजर से उम्मीदें बहार। मैं फिर वही ये बात करूँगी कि बहार की आमद जो है उसका हमें हर तौर इंतज़ार करना चाहिए और जो सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फेथ के हवाले से अच्छा काम हो रहा है। और अब सबसे बड़ी बात रही कि सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो कौम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हाइलाइट होती हैं जिनके बारे में पहले कभी ना सुना था, ना किसी ने पढ़ा था। लेकिन ये है कि अब सोशल मीडिया की मेहरबानी है जिसकी वजह से आम सारिफ जो है वो भी अपना हक इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को जो है वो खुशाइंद और या फिर उसकी जो है वो ममानियत करता हुआ नज़र आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शऊर जो है वो लोगों में बेदार हो रहा है। हाँ, पॉज़िटिव और नेगेटिव जो है वो सोसाइटी का हिस्सा है और ये चलेंगे। तो मैं ये समझती हूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से कि हमें बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुल्क हमारा है और सफ़ेद परचम ये सब्ज़ हिलाली परचम में जो सफ़ेद हिस्सा है वो हमारी अक़लियतों की नुमाइंदगी ता क़यामत करता रहेगा। पाकिस्तान जब तक है हमारी अक़लियती बरादरी जो है वो अपने हकूक़ समेत, अपनी ज़ात समेत, अपने वजूद समेत, अपनी ख़िदमत समेत हमेशा इस मुल्क का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे और कोई इनको हिला नहीं सकता। छोटे-मोटे बिल जो होते हैं इनको लॉबिंग के ज़रिए जो है वो कामयाब करवाया जा सकता है और सबसे खूबसूरत बात ये आती है कि जो हुस्न है जमहूरियत का वो इख्तिलाफ़ राय है और इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त किया जा सकता है एक-दूसरे के साथ टेबल टॉक करके, डायलॉग के ज़रिए। तो जी। ज़रूरत है डायलॉग की और तमीना साहबा चूँकि वक़्त अब आगे निकल चुका है और जो वक़्त की जी। कदर नहीं करता वो पीछे रह जाता है। और मैं यही कहूँगा कि हमें जो है वो मुस्तकिल मज़ाजी के लिए मुस्तकिल मज़ाजी के साथ आगे बढ़ना है और ये नहीं कि आज कुछ कह रहे हैं तो कल फिर वापस चले जाएँगे एक मुस्तकिल मज़ाजी तक एक जद्दोजहद को आगे नहीं लेके जाएँगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैं आप पे शुक्रिया अदा करूँगा काशिफ साहब आपका कि आपने वक़्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं तमीना बहन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला। इस तरह मैं अपने जो बैक में रहकर जो पीछे रहकर हमारे साथ काम कर रहे थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँ। तो मैं यहाँ पे जवेद भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो इसकी प्रमोशन के लिए काम करते हैं। इसी तरह शकील डेविड जो कंट्रोल रूम में सारे ये जितने भी टेक्निकल हैं वो ये करते हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं, जिस तरह आप भी हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। आपका वो उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह जो नादिया है, नादिया हमीद वो भी हमारी जो लीगल एडवाइज़र हैं। इसी तरह हमारी जो एक बड़ी एग्ज़ेक्टिव कमेटी जो है उनकी तमीना राना साहिबा उसकी एक कर्ता-धर्ता हैं, मेंबर हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। यही वजह है कि ये हमारा जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है दिन ब दिन तमाम ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तान हर जगह पे यकसा मकबूल होता जा रहा है। और नाज़रीन आपकी फीडबैक देने का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा जो है एक और बेहतर तरीके से हम एक अच्छा टॉपिक लेकर आएँगे ताकि ये मौसर गुफ्तगू बेहतर हो, हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर शौर दें। तो आप सबका खुदा हामी हो, नासर हो। टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कम्युनिटी का सबका ख्याल रखिएगा। और तमीना राना साहब आपको एक दफ़ा सैल्यूट है कि आप फिर भी जो है वक़्त निकालती हैं और थैंक यू सो मच। जान भी हाज़िर है। मेरा घर अपने घर कौन नहीं आता, खुशी हुई। बेहद शुक्रिया। यस, आप एक थैंक यू पार्ट जी, ऑफ थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका सबका। जी।